आओ बोर्ड वालों चलो यूट्यूब पे हम चलें। आओ बोर्ड वालों चलो यूट्यूब पे हम चले। डीजे के शहर में, डीजे के शहर में। आओ बोर्ड वालों चलो यूट्यूब पे हम चले। डीजे के शहर में, डीजे के शहर में। जी डियर स्टूडेंट्स, आपने एकदम सही सुना। चलिए आइए हम लोग चलते हैं डीजे सर चैनल पर, और इस चैनल को दूसरे अपने खास जो हमारे मित्र हैं और वो बच्चे जो इकोनॉमिकल वीकर हैं या वे जो रेगुलर इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ पाते हैं, उन पर भी इसे हमें शेयर करने का लक्ष्य जरूर बना लें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को हम लोग। और ये इकोनॉमिक्स का सेशन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, प्रश्नों की सीरीज में अंत तक बने रहिएगा। और जो नंबर मैंने दे रखा है आप लोग के हेल्प के लिए 950 690 257, उसे फटाफट सेव कर लीजिए। और जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं वो भी इस नंबर को अपने सभी दूर दराज तक फैला दें, पूरे यूपी में तो ज़रूर फैला दें, और ताकि वे बच्चे। और मैं इस ग्रुप को इसलिए, अगर आपके पास नेट भी नहीं है, यदि आप नेट के थ्रू भी नहीं पढ़ना चाहते तो फ्री में कम से कम आप पीडीएफ लेकर पढ़ लीजिए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि हाँ भाई, कोई शिक्षक ने हमें मिले थे। देखिए, फ्री में चीज़ें मिलती है तो हम लोग उसका कदर नहीं करते हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों के लिए जब हम हज़ारों रुपए खर्च करते हैं तो फिर बाद में हम उसमें मन से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। मैंने इस चीज़ों को बहुत करीब से देखा, लेकिन फिर भी मैं भी एक दृढ़ संकल्पी व्यक्ति हूँ कि नहीं, वाकई में आप लोग के लिए कुछ करना है। बहुत से बच्चे हैं, बहुत से पेरेंट्स से हमसे बात हुई कि नहीं सर, आप रेगुलर क्लास ऐसे लीजिए, पढ़ाइए, जो भी आपका बन रहा है। तो ये सभी चीज़ें नहीं, बस मेरी हेल्प ग्रुप में आपको यही काम करना है कि इस वीडियो का लिंक जो है उसे शेयर ज़रूर करना है। तो मस्ट वॉच एंड शेयर, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग पहली प्रश्न को। पहला हम लोग का प्रश्न देखिए क्या है, अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का। उपयोगिता किसे कहते हैं? देखिए, उपयोगिता का मतलब क्या होता है? उपयोगिता का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, अनुमानित संतुष्टि होता है। एक संतुष्टि की जब बात आ जाती है ना, वास्तविक रूप से अनुभव की गई संतुष्टि से ही होता है क्या हमारा उपयोगिता। किसी व्यक्ति किसी वस्तु की उपयोगिता जो होती है हमें तभी समझ में आती है जब अनुभव की गई संतुष्टि से हम लोग उसके बारे में अच्छे से उसको हम लोग जानते हैं कि वह जो वस्तु है वो हमको कितना संतुष्टि प्रदान कर रही है, उसका अनुभव हमें रहता है। वास्तविक रूप से अनुभव की गई संतुष्टि से है उपयोगिता का तात्पर्य। वास्तविक संतुष्टि अनुमानित संतुष्टि से कम, अधिक या बराबर हो सकती है। ये देखिए आपको फैक्ट्स के रूप में मिल सकता है कि जो अनवास्तविक संतुष्टि होगी और आपने अनुमान जो लगाया था और जो आपको सत्य में मिला, वास्तव में जो मिला आपको, तो उसमें अंतर मिल सकता है आपको। या दोनों एक दूसरे से कम और बेसी भी हो सकते हैं, या तो वो बराबर भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। और उपयोगिता देखिए हमेशा पूछता है, और उपयोगिता हाश नियम भी पूछता है। तो मैं आगे इस प्रश्न में भी आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें का जो दूसरा प्रश्न है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कुल उपयोगिता से क्या आशय है? देखिए, उपयोगिता और कुल उपयोगिता में अंतर याद रखिएगा। दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, कुल उपयोगिता से क्या आशय है। तो बढ़ते हैं हम लोग कुल उपयोगिता की ओर। डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर हम लोग इस चीज़ों को समझेंगे अच्छे से। उपभोग की गई इकाइयों से कुल मिलाकर जो उपयोगिता प्राप्त होती है वही कुल उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, उपभोग की गई इकाइयों से कुल मिलाकर जो उपयोगिता प्राप्त होती है हमें, यानी उपभोग का मतलब जिन सामानों का, जिन वस्तुओं का हमने क्या किया, या जो वे माल मटेरियल आए हुए थे उनका हम लोगों ने जो इकाइयों का पूरा उपयोग हम लोगों ने किस प्रकार से किया है, या उसकी उपयोगिता को हम लोग क्या बोलते हैं, कुल उपयोगिता। उपभोग की गई वो जितनी भी इकाइयाँ होती हैं, यूज की हुई इकाइयाँ, ठीक है, कुल उपयोगिता कहलाती है। यदि दूसरे शब्दों में डिरेक्शन में बात करें तो किसी वस्तु की समस्त उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। याद रखिएगा, जो किसी वस्तु की समस्त उपयोगिता के कुल योग जो होता है, टोटल निकल कर जो आता है, वही क्या कहलाता है, कुल उपयोगिता कहलाता है। देखिए यहाँ पर मैंने एक महत्वपूर्ण आपके अर्थशास्त्री जी का भी नाम लिया हुआ, उनके शब्दों में भी मैं इस चीज़ को डिफाइन कर दूंगा आपको, ताकि आपके ध्यान बना रहे। प्रोफेसर मेयर्स के शब्दों में अगर हम लोग बात करें, देखिए तो प्रोफेसर मेयर्स साहब ने अपना क्या मत दिया हुआ था, किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपयोगिता ही जो होता है वो क्या होता है, कुल उपयोगिता है। ये प्रोफेसर मेयर्स जी का कथन है। याद रखना है तो रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी नाम हम लोग जब लिखकर किसी का देते हैं तो उससे हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिनर को थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए बस नाम दिया जाता है, वरना नाम आपके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आप अगर डिफिनेशन भी अच्छे से लिख देते हैं और कम में लिखते, देखिए अति लघु की बात हो रही है तो इतना ज़्यादा आपको तो बड़ा लिखने की जरूरत है नहीं, आप ऊपर से ही दो डिफिनेशन आपको अच्छे समझ में आ गए, उन्हीं को लिख दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब बढ़ते हैं अपने तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। उपयोगिता ह्रास नियम से आप क्या समझते हैं? देखिए प्रश्न तो मैं कहता हूँ चाहे हर साल ही क्यों ना पूछा जाए प्रश्न, लेकिन आप फिर भी पढ़ कर जाइए।
क्योंकि अति लघु में, लघु उत्तरी में, दीर्घ उत्तरी में ये प्रश्न बहुत तेज पूछता है। उपयोगिता हास नियम से आप क्या समझते हैं? मैंने क्लास 10th में पढ़ा हुआ था उपयोगिता हास नियम, बहुत गजब की चीज़ थी, मुझे तब से समझ में आ गया था इसके बारे में, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। उपयोगिता हास नियम से आप क्या समझते हैं? चलिए आइए हम लोग इसको समझते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए बात हो रही है उपयोगिता हास नियम की, तो मैं अगर शाब्दिक अर्थों में आपको बता दूं कि देखिए उपयोगिता यानी जिस वस्तु का हम लोग निरंतर उपयोग कर रहे हैं, वस्तु के निरंतर उपयोग से उस वस्तु की उपयोगिता में जो निरंतर कमी देखी जाती है उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? उपयोगिता हास नियम कहते हैं। अति लघु में इतना भी लिख देते हैं आप, तो आपके लिए समझ लीजिए पर्याप्त है। अब थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर लिखा गया, जैसे आपका अति लघु में पूछा जाए तभी आपका काम बन जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे दैनिक जीवन में अगर देखा जाए अनुभव पर तो आधारित तो उपयोगिता हास नियम को अगर हम लोग बात करें तो उपभोग का एक सर्वमान्य एवं सार्वभौमिक नियम है। सर्वमान्य ये सभी लोगों के द्वारा माना गया है। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित और अंतर उसमें देखा जाता है हमेशा, और सभी आवश्यकताओं का एक साथ संतुष्ट नहीं किया जा सकता। फिर भी किसी समय विशेष पर किसी आवश्यकता विशेष को अवश्य ही संतुष्ट किया जा सकता है। आवश्यकता किसी महत्वपूर्ण विशेषता पर यह नियम आधारित है, जिसे हम लोग उपयोगिता हास नियम कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूँ, जैसे पता चला कि आपने आज व्रत रखा है, ठीक है, अब फिर या व्रत रखा आपने या रोज़ा रखा, तो शाम को जब आप लोग ग्रहण करते हैं भोजन वगैरह, या तो कल सुबह जब अगले दिन हम आप खाते हैं, तो उसमें देखिए, या जैसे आप कहीं कोई काम करके आ रहे हैं जब बहुत ज़्यादा थके हुए, तब आपको क्या मिलता है? आप भूखे हैं, आपको 5 रोटी मिल गई, उपयोगिता उसकी आपको ज़्यादा है क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा संतुष्ट करने वाला है। तो उसमें 5 आपने रोटी ले लिया और सब्जी ले लिया, आपने 1 रोटी खाया, फिर भी आपकी संतुष्टि अभी नहीं हुई है। फिर आपने दूसरी रोटी खाया, फिर आपने तीसरी रोटी खाया, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब 5 रोटी खाने के बाद, 6 रोटी खाने के बाद आप स्टॉप हो जाएंगे और आप ये कहेंगे कि अब मैं संतुष्ट हो गया, या मेरा पेट अब क्या हो चुका है? भर चुका है। तो उस चीज़ का आपने उपयोग पूरी तरीके से कर लिया, तो उससे ही हम लोग हास हो गया, कमी हो गई आपको उसने संतुष्ट कर दिया, उसकी उपयोगिता में कमी हो गई। इसे ही हम लोग डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं उपयोगिता हास नियम। तो आपने खाया जैसे, तो पहली जब रोटी खाया आपने तो थोड़ी थोड़ी संतुष्टि आपकी होती जा रही है। एक ऐसा स्टेज आएगा 7वीं 8वीं रोटी के बाद, 6वीं रोटी के बाद आप कह देंगे कि नहीं, अब हमको भोजन नहीं चाहिए, क्योंकि अब वहाँ पर से उसकी उपयोगिता क्या हुई आपके लिए? समाप्त हो गई है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उपयोगिता हास नियम कहते हैं। सीमांत उपयोगिता हास नियम भी देखिए आपके एग्जाम में पूछा था, डिस्क्रिप्शन उसको भी देख लीजिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। आय प्रभाव क्या है? आय प्रभाव क्या है? ये हम लोग का प्रश्न संख्या 4 है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो हैं बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। देखिएगा यहाँ से ये फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे रहते हैं उन पर भी इस वीडियो को लिंक जो है वो लोग जरूर देखा करें, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हमारे साथ कुछ बच्चे बीए के भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण और वो नियमित रूप से अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। लेकिन मुख्य रूप से जो देखिए हम लोग बात करते हैं, मैं बीए और जो इंटर का आपका रहता है और थोड़ी चीज़ें उन सभी चीज़ों का देखता कर, और मुख्य रूप से देखा जाए तो बोर्ड एग्जामिनेशन पर टारगेट किया गया है। यूपी बोर्ड अब की बार बोर्ड पर बार, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हों चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों। आय प्रभाव क्या है? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब जैसे आपके पास आमदनी आती है, आय आती है, उसी प्रकार से आपने मांग में क्या करते हैं? परिवर्तन कर लेते हैं। यदि उपभोग वस्तुओं की कीमतों तथा उपभोक्ता की रुचि स्थित रहे तो आय में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग एवं उपभोक्ता की संतुष्टि पर जो प्रभाव पड़ता है उसे ही हम लोग आय प्रभाव कहते हैं। स्वाभाविक है, जब हमारे पास 5,000 रुपये की आमदनी रहती है, 10,000 रुपये की आमदनी रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें संतुष्ट रहते हैं। लेकिन जब हमारी सैलरी बढ़ती है, हम लोग की 50,000 हम लोग पाते हैं, लाख रुपए पाते हैं, तो जाहिर सी बात है, जब हम 20 रुपये चावल हमको जो पसंद था, हम लोग फिर 20 रुपये वाली चीज़ें नहीं खाएंगे, हमको फिर 80 रुपये किलो वाली, 100 रुपये किलो वाली चीज़ें चाहेंगी, क्योंकि उपभोक्ता की उस वस्तु में रुचि बनी हुई है। लेकिन देखिए बात यहाँ पर क्या हो रही है? घुमा फिरा कर रुचि पर भी आ रही है कि रुचि भी व्यक्ति की क्या होनी चाहिए? जो उपभोक्ता है उसकी रुचि भी उसमें स्थित रहे, तभी वो क्या होता है? वो वस्तु की मांग और उसकी संतुष्टि के हिसाब से क्या कर रहा है? परिवर्तित, मतलब अपने आय के में परिवर्तन के साथ उस वस्तु की पूर्ति भी वो निरंतर कर रहा है। यही देखा जाए तो आय के द्वारा जो ये प्रभाव देखा जाता है उसी को हम लोग कहते हैं आय प्रभाव। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो सेशन और ये जो आज का लेक्चर है वो बहुत पसंद भी आ रहा होगा, और आप लोग का जो ये डाउट है छोटे छोटे प्रश्नों का वो क्लियर भी हो रहा होगा। तो आप देखिए, मैं
इस चैनल पर इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज तैयार आप लोगों को लेकर करवा दूंगा कि आप लोग के दिमाग से तो एग्जाम का डर निकल जाएगा एकदम। आप इतने ज़्यादा इस चैनल पर तैयारी कर लेंगे कि डीजे सर चैनल के थ्रू मैंने इतना बढ़िया पढ़ा, मुझे संतोष सर ने इतनी अच्छे नोट्स दिए हैं, वो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज तैयार करवाई है कि अब तो कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपके दिमाग से एकदम डर निकल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा भी छोटा सा काम कर दें, इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि याद रखिएगा इस बात को अपने माइंड में कि यही मेरा जो है फीस भी है। तो मेरी फीस के रूप में आपको छोटा सा यही काम करना है, इसे शेयर जरूर करना है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, तटस्थता वक्र पर सर्वप्रथम विचार किसने दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तटस्थता वक्र के बारे में नियमित रूप से पूछा भी जाता है। तटस्थता वक्र होता क्या है, इसके बारे में मैंने पहले अर्थशास्त्र की वीडियो को, प्लेलिस्ट को देखिए आप जाके। निश्चित ऐसी बात नहीं कि आपको अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते हैं, जाके देखिए, समाजशास्त्र के देखिए, नागरिक शास्त्र के देखिए, हिंदी के देखिए, इंग्लिश का देखिए, सिलेबस नया आया हुआ है उसके अनुसार भी मैंने बहुत लेक्चर दिए हुए अपने। तो डियर स्टूडेंट्स, उसे जरूर देखें और जो भी सेशन आपको अच्छा लगता है, जो भी क्लास आपको अच्छी लगती है, उसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी जरूर करें। ठीक है, बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तटस्थता वक्र पर सर्वप्रथम विचार किसने दिया। देखिए, तटस्थता वक्र के बारे में हम लोग बात करें तो सर्वप्रथम जो इस पर विचार दिए हुए थे जो व्यक्ति, उनका नाम क्या था, वो अंग्रेज थे, अंग्रेजी अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम क्या था, एजवर्थ था। एजवर्थ ने देखिए इसको 1881 में दिया हुआ था। परंतु देखिए इस विचार को आगे जो विकसित करने का श्रेय जाता है वो पैरेंटो को जाता है। ठीक है, पैरेंटो को इसका श्रेय जाता है, क्योंकि इसको उन्होंने आगे लेकर गया और जो सर्वप्रथम विचार इस पर दिया था, किसने दिया हुआ था, अंग्रेजी अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम था क्या, एजवर्थ। और ये कब दिया गया था, 1881 ईस्वी में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, और जो मैंने नंबर दे रखा है उस नंबर को भी शेयर जरूर करें, और थोड़ा सा भी वीडियो आपके लिए कहीं पर भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, आंतरिक रूप से मुझे एक प्रेरणा मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करूँ। और उसके साथ ही साथ सब्सक्राइब अगर चैनल पर है तो उसको तो आपका काम है, करते हैं तभी सही, नहीं करते तभी, अगर करेंगे तो उससे लाभ आपको मिलेगा। और बस इतना ही। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ऐसा काम जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।